नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो गया, इसके बाद इंडिया में क्या क्या हुआ। ठीक है, अच्छा बुरा वो तमाम चीज़ें देखेंगे। हुई तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, मतलब 1947 से लेके ये अभी तक की बात चलेगी इसमें तो, ठीक है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी वाली चीज़ें करंट अफेयर में क्लियर हो जाएंगे और ये हो भी जाएगा, तो इसको मोटा माटी हम सन 2000 तक का मान के चलते हैं, यहाँ तक का पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, पहले तो ऐसे ही आप दिमाग लगाइए कि रिपब्लिक बन गया, ठीक है, 1950 में। इसके बाद आप देखिए कि जैसे रिपब्लिक बना, फिर उसके बाद इसका कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फिर इसमें क्या होता है, जैसे पार्टीशन हो गया था, तो पार्टीशन हो गया था, उसके उसके मतलब उसके बाद जो उसके रिकॉर्ड्स कॉन्सिक्वेंसेस हुए, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन, ठीक है, ये सब झेलता रहा आदमी। इसके बाद आप देखिए कि जो अगला था, जो प्रिंसली स्टेट्स था उनको मिलाते रह गए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग, 5 ईयर प्लान वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, 1951 से 56 में पहला प्लान चला ये, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए और क्या हुआ, कि फिर से फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये सब चलता रहा। फिर इसके बाद आप देखिए इंडो चाइना वॉर हुआ, ठीक है। इंडो चाइना वॉर के बाद फिर आप देखिए 1966 के आसपास फर्स्ट जो ग्रीन रेवोल्यूशन अपनी आई वो आ गई, ठीक है। इसके बाद आप देखिए फॉरेन पॉलिसी में नया नॉन अलाइन मूवमेंट वाला जो सिस्टम चला वो तो चलता ही रहा। फिर इसके बाद हम देखें तो इमरजेंसी, ठीक है, ये लगी। इसके बाद आप देखिए तो मंडल कमीशन भी बना दिया गया। अच्छा, इमरजेंसी के पहले आप इसमें स्माइलिंग बुद्धा करके जो परमाणु परीक्षण हुआ था वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या हुआ, फिर वही बाबरी मस्जिद वाला कांड हुआ, मंडल पॉलिटिक्स हुई, ठीक है। फिर एलपीजी रिफॉर्म हुआ उसी समय, ये सब हुआ। इसके बाद फिर आप देखिए और क्या, फिर 1998 का जो पोखरण हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। फिर आप इसमें 1969 वाले में इसरो भी ऐड कर सकते हैं, ये तो भूलना ही नहीं है हमको। तो ये तमाम चीज़ें हुई जो अपन को पढ़नी है इसमें, ठीक है। इसमें से कुछ पढ़ना है और कुछ आपको पता ही है, तो हर टॉपिक को टच नहीं करना है, बस हमें इतना देखना है कि मतलब सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है, इकोनॉमिकल भी, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, सब कुछ। तो पहले तो देख लेते हैं कि चुनौतियाँ क्या क्या आई हमारे सामने, ठीक है। तो राजनीतिक स्थिरता के लिए स्वतंत्रता के बाद भारत सामने चुनौतियाँ, तो राजनीतिक स्थिरता, ठीक। तो पहले तो विभाजन का संकट है ना, 47 के विभाजन के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ, मतलब वो दुनिया का बहुत बड़ा प्रवास कहलाता है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी समस्या कहलाती है, जिसमें 15 मिलियन से अधिक शरणार्थी सीमा पार कर गए, ठीक है। जैसे अभी आप देखिए जो रोहिंग्या वाला चलता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जो श्रीलंकन तमिल है वो इंडिया की ओर आते हैं, तो ये 15 मिलियन, मतलब 1.5 करोड़ के आसपास लोग यहाँ से वहाँ स्थापित हुए। रियासतों का एकीकरण हुआ, ठीक। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन्हें शुरू में शामिल होने से मना किया, तो ऑपरेशन पोलो चलाया। फिर यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ। फिर कश्मीर का इशू तो आपको पता ही है, जान दे देंगे इसके लिए। कश्मीर संघर्ष 47-48 का भारत पाक युद्ध कश्मीर को लेकर के हुआ, ठीक है। फिर वो सीज फायर हुआ, एल तो उधर है लद्दाख वाले में, एल बना और वो हो गया। अभी तक विवाद बना हुआ है, वही चीज़ फिर पूरी हो गया, पुलवामा हो गया, बस वो पिक्चरें बनती रहती हैं, बाकी होता कुछ नहीं। फिर मजबूत संस्थाओं का अभाव, भारत को चुनाव आयोग और योजना आयोग जैसी संस्थाएं बनानी पड़ी, है ना। फिर बाद में यही नीति आयोग बन गया। नेतृत्व शून्यता, 48 में गांधी जी की हत्या के बाद राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ गई, ठीक है। भले वो अपना वारिस नेहरू जी को बना गए थे, लेकिन फिर भी मतलब अंग्रेजों ने गांधी जी को 1915 से 1948 तक संभाल लिया, और हम गांधी जी को आज़ाद होने के, मतलब जनवरी में 30 जनवरी को ख़त्म हुए, 15 अगस्त को आज़ाद हुए,
तो 5-6 महीने से ज़्यादा नहीं संभाल पाए, समझ रहे हैं। और आदमी बातें तो बड़ी बड़ी। सांप्रदायिक हिंसा, सामाजिक सद्भाव में क्या हुआ, 47 के जो दिल्ली दंगे हुए, ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए कि वहाँ पंजाब में दंगे हो रहे हैं, पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं, फिर उसके बाद जो 1946 में डायरेक्ट एक्शन की वजह से नोआखली में हुआ, ठीक है। तो ये देखिए कि सांप्रदायिक हिंसा बहुत बढ़ गई। संविधान सभा में वहाँ संविधान बन रहा है, बाहर वहाँ दंगे चल रहे हैं। जाति और वर्ग विभाजन, कानूनी प्रतिबंधों के बावजूद अस्पृश्यता की प्रथा जारी रही। 1955 में, है ना, सिविल नागरिक एक्ट आया, मतलब समान नागरिक संहिता नहीं, 1955 का जो एक्ट है नागरिक वाला, उससे संबंधित एक्ट आया। पर देखिए क्या हालत हुई, मतलब उसमें उसके बाद भी बराबरी वाला सीन नहीं था। ये आप उसमें देखिए, अगर आपने जीतन मांझी पिक्चर देखी है तो उसमें सब बराबर में नाचता है, और फिर हिमांशु डोलिया उसको अच्छा तेज मारता है कि कानून बन जाने से ऐसा नहीं हो जाता कि असमानता चली जाए, ठीक है। लोगों के मन से जाना जरूरी है, वो कानून से नहीं जाएगा। फिर शरणार्थी संकट, तो दिल्ली, कोलकाता ऐसे शहरों को विस्थापित आबादी को समायोजित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मतलब दिल्ली में आज भी मतलब ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ शरणार्थी लोग रहते हैं। भाषा संघर्ष, तमिलनाडु में हिंदू विरोधी आंदोलन 1965 ने भाषाई तनाव को उजागर किया। अब जैसे स्टालिन भैया है, वो रूपी सिंबल जो है ना, ये वाला, ये जबकि खुद तमिलनाडु वाले ने बनाया है, लेकिन ठीक है, अब वो उनका अपना चल रहा है। तो वो रुपया, जैसे अपन रुपया लिखे है ना, ये रा लिखा, अब रुपया लिखेंगे तो रुपया में रा हटा के हमने ये लिख दिया। तो वो जो तमिल में रा का जो साइन होता है वो उन्होंने वो बनाया था, उसको रूबी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो अब वो कुछ है नहीं, रहेगा वो रुपया ही, है ना, सेंट्रल इशू है ये। तो वो ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन बस यही है कि 26 में चुनाव है ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा स्टालिन भाई को जीतने के लिए, वरना विजय थालापति जीत जाएंगे। फिर हिंदू विवाह एक्ट 1955 के बावजूद महिलाओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो ये सामाजिक सद्भाव वाली चीज़ें थी कि मतलब सामाजिक एंगल था। जो स्वतंत्रता के बाद जो चुनौती आई, तो राजनीतिक चुनौती ये आई, सामाजिक ये आई, अब आर्थिक क्या आई, तो आर्थिक तो भाई पूछो ही मत, कृषि संकट था, PL 480, ठीक है ना, ये अनाज मंगा रहे हैं, मतलब हम कहाँ से, अमेरिका से मंगा रहे हैं, मतलब खाद्यान्न की कमी है। औद्योगिक पिछड़ापन इतना था कि इस्पात और वस्त्र जैसे उद्योगों को आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी, ठीक है, इंडस्ट्री ही नहीं थी। अब देखिए मतलब छोड़ के तो क्या ही गए थे अंग्रेज अपने, है ना। फिर बेरोजगारी तो अथाह लेवल पे थी, युद्ध भी देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में, ठीक है, तो बंदी तो आनी ही आनी है। उसके बाद 2 साल बाद हम आज़ाद हुए। तो इस दौरान जो लड़ मार रहे हैं पता ही नहीं है, मतलब उस दौरान के लोगों का क्या जीवन रहा होगा, ये आप अंदाज़ा लगाइए। तो हम तो ज़रा से कोरोना में घबरा गए थे, लेकिन उस समय की जो थी, अगर इस आप मिल्खा सिंह जैसी पिक्चर देखें तो आपको उसमें विभाजन के अंश नज़र आएंगे। फिर संसाधनों की कमी, सीमित विदेशी मुद्रा ने तकनीकी विकास में देरी करी। इसके बाद भी मतलब जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात करते थे नेहरू जी, तो उन्होंने जो होमी जहांगीर भाभा हैं, ठीक है, और जो अपने विक्रम साराभाई हैं, इन सबको बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। फिर वो मोरारजी देसाई जैसे PM आ गए तो उन्होंने उनकी फंडिंग ही रोक दी, और ना मतलब इसरो तो और पहले कितना अच्छा बन जाता। तो ये आ जाते हैं दकियानूसी कुछ PM, तो ऐसे ही होता है। खाद्य की कमी, हरित क्रांति, 1960 के दशक में हरित क्रांति आ गई, तो बार बार होने वाले अकाल को दूर करने और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू कर दिया गया। इसके बाद आप देखिए कि रियासतों के एकीकरण का महत्व, ठीक है। तो अब रियासत थी एकीकृत भारत, ठीक है, एकीकृत भारत बनाना था, तो 562 से अधिक रियासतों को एक साथ मिला दिया, जिसमें एकजुट राष्ट्र का निर्माण हुआ, ठीक है। प्रीवी पर्स का कॉन्सेप्ट रखा गया, सिंपल सी बात है, ठीक है, और बोला गया कि आपको पैसा दिया जाएगा। इसके बाद राजनीतिक स्थिरता, तो विखंडन को रोका गया, केंद्रीय शासन सुनिश्चित किया गया, ठीक है, मतलब जो राज्य है वो ज़्यादा मजबूत ना हो, ठीक है ना, और केंद्र जो है वो अच्छा खासा मजबूत हो, ये किया गया। फिर क्षेत्रीय अखंडता, ठीक है, तो हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, इन्हें मतलब वही है कि साम दाम दंड भेद से अपने पास इनको मिलाया गया, ठीक। फिर आर्थिक विकास, पूरे भारत में एकीकृत व्यापार मार्ग, संसाधन बाजार, ये सब चीज़ें करने में, मतलब रियासतों के एकीकरण करने
का ये महत्व निकला कि आर्थिक विकास हुआ, ठीक है, मतलब पता तो चले कि फिर अपना एरिया कितना है, फिर अपन डेवलपमेंट करें बाद में। फिर सांस्कृतिक एकीकरण भी हुआ, विविध सांस्कृतिक पहचानों को मिलाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया गया। मजबूत रक्षा, आंतरिक सीमाओं को समाप्त किया जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में सुधार हो, ठीक है। अब मतलब ऐसा नहीं है कि जूनागढ़ से बाहर निकले तो विदेश लग गया, है ना, यहाँ राजपुताना से इधर पहुँचे तो विदेश लग गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा इंटरनेशनल भी होना चाहिए जैसे यूरोप में है ना। सुधारित प्रशासन, कानूनों नीतियों के सुचारू कार्यान्वयन को सक्षम किया गया। नागरिक अधिकार, रियासतों के निवासियों को संविधान के तहत समान अधिकार प्राप्त हुए। गुलाल मूवी देखिए आप, तो उसमें बताएगा कैसे वो राजपुताना की बात करते हैं, है ना, कि अपने अपने टिके रहने से नहीं आ जाएगी आज़ादी, खून बहाना पड़ेगा। निरंकुशता को समाप्त किया, सामंती शासन को समाप्त किया, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, ठीक है, रियासतों के एकीकरण ने, और विकास की नींव रखी। सामाजिक आर्थिक सुधारों के लिए आधार तैयार किया। इसके अलावा आप देखिए पटेल जी की क्या भूमिका थी रियासतों के एकीकरण में। मुख्य रणनीतिकार हैं, ये उप प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, तो एकीकरण प्रक्रिया का नेतृत्व किया इन्होंने, ठीक है। जो मान रहा उसको मुंह से नहीं तो बंदूक से भी समझाया। विलय का साधन, शासकों को इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्य किया जिससे उनके राज्यों को भारत में विलय हो जाए, ठीक है। कूटनीति का उपयोग किया, अधिकांश रियासतों के शासकों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत करी। इसके बाद दृढ़ दृष्टिकोण, कूटनीति विफल होने पर सैन्य कार्रवाई का उपयोग किया, जैसे ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में, ठीक है। पोलो के सबसे ज़्यादा ग्राउंड उस समय थे हैदराबाद में, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन पोलो था। पोलो समझ गए ना आपको, खेलते हैं। त्वरित निर्णय, क्षेत्रीय अस्थिरता को रोकने के लिए निर्णायक रूप से कार्य किया गया, मतलब इमीडिएट निर्णय। जैसे वो कश्मीर वाला सीन था, तो राजा हरि सिंह बोल रहे थे हम इसको स्विट्जरलैंड बनाएंगे, बोले पहले बस तो जाओ स्विट्जरलैंड बनाओगे, है ना। फिर उनके पास जब कोई विकल्प नहीं बचा, पाकिस्तान सेना तो घुस ही गई थी, तब फिर सैम मानेक शाह को भेजा और बीपी मेनन को भेजा और फिर उनसे हस्ताक्षर करवाए। सैम बहादुर मूवी देखिए तो उसमें भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चलेगी आपको। पिक्चरें देखिए, मज़ा आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। फिर प्रशासनिक ढांचा, इन क्षेत्रों को भारत की शासन प्रणाली में एकीकृत किया। राष्ट्रीय दृष्टि, एक मजबूत स्थिर भारत के निर्माण के लिए एकता पर जोर दिया। सार्वजनिक समर्थन, एकीकरण के पक्ष में जनमत जुटाया। आधुनिक भारत के निर्माता, पटेल के प्रयासों और नेतृत्व के लिए भारत के लौह पुरुष की संज्ञा दी गई, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बहुत ही गलत कहा जाता है, बिस्मार्क को कहना चाहिए, मतलब बिस्मार्क को मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना कि भारत का बिस्मार्क कौन था, सरदार पटेल, ठीक है। तो बिस्मार्क नहीं बोलना चाहिए, सरदार पटेल तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब बिस्मार्क जो है, इसने तो क्या किया, मतलब लौह रक्त और लौह की नीति अपनाई, मार काट के इसने विलय किया। पर सरदार पटेल ने तो एकदम डिप्लोमेसी का यूज़ करके एक भी, मतलब कश्मीर में थोड़ा बहुत लड़ना पड़ा और हैदराबाद में लड़ना पड़ा, वो कश्मीर वाला मान भी जाता, थोड़ा जल्दी मान जाता तो वो भी नहीं लड़ना पड़ता, ठीक है। और हैदराबाद वालों को तो ठीक है, तो घर के ही थे, अपने समझा दिए अच्छे से, पहले ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा। वरना बिस्मार्क तो सबसे खून पसीना लड़ लड़ के जीता है वो, और इन्होंने तो डिप्लोमेसी से जीता। तो बिस्मार्क ये तो बहुत गलत उपाधि है, ठीक है, मतलब मिलना ही नहीं चाहिए सरदार पटेल जी को, तो इससे भी ऊपर की चीज़ है ये वाली चीज़ है, मतलब कि बिस्मार्क को बोलना चाहिए कि जर्मनी का सरदार, ऐसा। फिर आगे देखते हैं कि अब देखिए, तो ये आप देख लिए कि पटेल जी की क्या भूमिका थी, तो एकीकरण में हम देख लिए महत्व क्या था, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद भारत चीन युद्ध हो गया। क्यों हो गया भाई, हम तो हिंदी चीनी भाई भाई थे। तो सीमा विवाद, ठीक है, मतलब नेशनल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो सबसे ऊपर होता है। डिप्लोमेसी में या इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का दोस्त मित्र नहीं होता, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट होता है। सीमा विवाद, चीन ने अक्साई चीन, लद्दाख क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर दावा किया, जबकि भारत ने इन क्षेत्रों को अपना बताया, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन था, तो इधर भाई साहब ने रोड बना ली थी, मतलब बाकायदा, ठीक है। और यहाँ हम हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं, वहाँ ज़मीन ज़मीन कर रहे हैं वो। फिर मैकमोहन रेखा, तो चीन ने मैकमोहन रेखा को भारत और तिब्बत के बीच आधिकारिक सीमा के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिससे तनाव बढ़ा। फिर चीनी सड़क निर्माण, चीन ने अक्साई चीन के माध्यम से एक रणनीतिक सड़क का निर्माण किया जो तिब्बत को जिनजियांग से जोड़ता है, जिससे भारत नाराज हो गया। फिर तिब्बती संकट, 59 में
तिब्बती विद्रोह के बाद दलाई लामा भारत आ गए और भारत चीन के संबंध इससे खराब हो गए। जैसे अभी शेख हसीना जब बांग्लादेश में हुआ तो शेख हसीना भारत आ गई, ठीक है, पर खैर बांग्लादेश कमज़ोर आ जाए तो देश है तो वो क्या ही बोल पाएगा। फिर आगे की नीति क्या थी, विवादित क्षेत्रों में सैन्य चौकी स्थापित करने के बाद के निर्णय ने सीमा तनाव को बढ़ा दिया, जिससे संघर्ष भड़क उठा। तो कुल जमा चीन को क्या था, अपना इस्टेब्लिशमेंट करना था, एशिया में दिखाना था कि हम भी मजबूत हैं, तो ये सब उसको नाटक करना था। और इतना इतना तो उसका एरिया है और वो पूरा पूर्व में बसा है, पश्चिम में तो उसके सब विधान है। फिर वो यहाँ घुसा जा रहा, सिर्फ इसलिए घुसा जा रहा कि उसको मतलब जो इधर नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वो अपना अच्छा मिनरल रिच इलाका है, ठीक है। तो बस ये सब इशू क्रिएट हुआ और इनके बीच युद्ध हुआ। अब इसके बाद युद्ध के कुछ परिणाम होंगे जो कि मैंने नहीं लिखे लगता है, ठीक है। तो युद्ध के परिणाम वही होंगे कि भाई जानते तो की हालत क्या हो गई थी। फिर उसके बाद नेहरू जी की तबीयत खराब हो गई थी। बीपी मेनन नहीं, उनका क्या नाम था, मतलब जो नेहरू जी के दोस्त थे उनकी मतलब वो रक्षा मंत्री थे और लोगों के पास उस क्षेत्र में अक्साई चीन में जहाँ बर्फ गिरती है तो उनके पास जूते नहीं हैं ठंडी से लड़ने वाले, हथियार नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से हमारे मतलब राजनीतिक रीजन भी था, बहुत सारा था। फिर बाद में हरित क्रांति। अब हरित क्रांति में तो हम जिसको ज्योग्राफी में पढ़ेंगे पेपर 1 पार्ट बी यूनिट 2 में, इसको तो अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बेसिक देख लीजिए क्यों आया, क्योंकि खाद्य कमी थी, है ना। 1950 और 60 के दशक में गंभीर खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा और यूएसए से हम PL480 गेहूँ जैसे आयात पर बहुत अधिक निर्भर थे। फिर जनसंख्या में तेजी से वृद्धि ने खाद्य उत्पादन पर दबाव बनाया। जनसंख्या ही बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रहा, भले खाना कम हो जाए। फिर बार बार सूखा ही पड़ रहा है, तो सूखे ने कृषि उत्पादकता को खराब कर दिया। फिर युद्ध भी हो चुका उसके पहले। फिर आप देखिए कृषि कम उपज देने वाले तकनीकें, पारंपरिक खेती के तरीके पुराने और अक्षम थे। फिर आर्थिक अस्थिरता, विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर, ठीक है ना, भारत की आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डाल दिया। तो आप देखेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले कारण तो ये कि खाने के लिए नहीं था अपने पास, ठीक है, तो अपन यूएस से मंगा रहे थे। इसके अलावा जब यूएस ने ना क्या हुआ था कि यूएस वियतनाम वॉर हुआ था, तो यूएस भाई चाहता था कि हम जो यूएस जो वियतनाम में अपनी घुसपैठ बनाए हुआ है ना, हम उसका समर्थन करें कि वियतनाम गलत है, यूएसए सही है, ठीक है। आपने फॉरेस्ट गंप मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाया गया है कि वियतनाम में जाकर के लड़ता है वो। तो यूएसए चाह रहा है कि हम उसका सपोर्ट करें वियतनाम वॉर पे लेकर, पर इंडिया ने ऐसा करने से मना कर दिया। तो वो PL480 भी देने से मना करने लग गया था। तो इसलिए फिर हमको लगा कि अगर अब ये पीछे हट जाएगा तो हम फिर कहाँ से खाना लाएंगे, कैसे होगा। आज भले अपने पास सरप्लस है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास सड़ा सड़ा खराब हो जाता है, पर एक वो साल दूसरा था, इस साल दूसरा है ना। तब नहीं था तो भीख मांग रहे थे, आज है तो गवा रहे हैं। तो ये कारण थे इस सबके हरित क्रांति के, ठीक है। फिर अब हरित क्रांति जब आई तो क्या परिणाम हुआ, तो कि इतना खाना हो गया कि फिर वेस्ट करते थे हम। तो खाद्य उत्पादन में खूब वृद्धि हुई, गेहूँ चावल, है ना, आत्मनिर्भरता हासिल हो गई, आयात कम हो गया, कृषि आधुनिकरण, हाई यील्ड वैरायटी, है ना, बीजों रासायनिक उर्वरकों बेहतर सिंचाई को अपनाने से उत्पादकता में वृद्धि हुई। फिर आर्थिक विकास भी हुआ, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों ने बेहतर आय का अनुभव किया। क्षेत्रीय असंतुलन, उत्तरी राज्य फूले फले, अन्य पिछड़ गए, ठीक है। अब देखिए भाई साहब, ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब इसमें जो ये वाला क्षेत्र है ना, इसी वाले क्षेत्र में सब किया गया, पश्चिमी यूपी हरियाणा पंजाब यही सब किया गया। अब यहीं बस हुआ, तो ये जो क्षेत्र थे ना, मतलब मोस्टली यही वाले, साउथ वाले तो बेचारे बढ़िया थे। जो पिछड़े गए तो मतलब आर्थिक असमानता या फिर क्षेत्रीय विषमता भी इससे आई। पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ा, उर्वरक कीटनाशक इन सब का अधिक उपयोग से। तो ये परिणाम था क्रांति के। इसके बाद हम देखते हैं स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। इसमें अब्दुल कलाम और ये सब शामिल थे। परमाणु पिक्चर देखेंगे अगर आप तो उसमें दिखाता है दोनों, मतलब जो पहला पोखरण हुआ था 74 वाला और 1998 वाला भी दिखाता है। जो पहला परमाणु परीक्षण था ये भारत का, है ना, तो हम कनाडा से मंगा रहे थे चीज़ें, ठीक है, एनरिच्ड यूरेनियम मंगा रहे थे। तो बढ़िया हमारा हो ही जाता, लेकिन यूएस बीच में आ गया। उसको पता चल गया था कि हम जो कनाडा से एनरिच्ड यूरेनियम मंगा रहे हैं उसका हम किस में उपयोग कर रहे हैं, और फिर उसने उंगली कर दी और फिर हमारा वो पूरा नहीं सफल नहीं हो पाया, मतलब एक ही हो पाया था परीक्षण उसमें।
तो राजस्थान की पोखरण परीक्षण रेंज में किया गया था ये पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को। दूसरा वाला ये शायद 9 मई या 28 मई के आसपास हुआ था। फिर कोड नेम था इसका, भारत के शांतिपूर्ण इरादों के प्रतीक के रूप में ऑपरेशन का कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। मतलब कहाँ बेचारे बुद्धा अहिंसा वाले, उनका नाम परमाणु बम के नाम पे, बड़ी समस्या है। अच्छा उसका महावीर स्वामी नाम नहीं रखे, है ना, नहीं तो इसका नाम फिर स्माइलिंग बुद्धा की जगह इस एंग्री महावीर हो जाता है इसका नाम। शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट, भारत ने घोषणा की कि यह परीक्षण वैज्ञानिक और शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था, न कि हथियार बनाने के लिए। ठीक है। रणनीतिक उपलब्धि, परमाणु सक्षम देशों के कुलीन समूह भारत का प्रवेश हो गया। वैश्विक प्रभाव, पश्चिमी देशों की आलोचना और प्रतिबंधों का कारण बना, लेकिन भारत की रक्षा और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा दिया। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट जरूरी है, आलोचना तो होती रहेगी। इसके बाद लोकतांत्रिक ढांचे और नागरिक स्वतंत्रता पर आपातकाल 75-77 में। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को लग रहा था कि उनको खतरा है और लोग जो हैं उनके ऊपर वो करने वाले हैं, सरकार गिराने वाले हैं और विपक्ष उनके खिलाफ कुछ कर सकता है। तो इंदिरा गांधी जी ने बोला कि मैं आम नागरिक हूँ और मेरी सुरक्षा खतरा है, तो मैं लगाती हूँ आपातकाल। ठीक है। तो लोकतांत्रिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा? सत्ता का केंद्रीकरण, प्रधानमंत्री कार्यालय ने अत्यधिक नियंत्रण प्राप्त कर लिया, जिससे संघवाद कमजोर हो गया। न्यायपालिका को कमजोर किया गया। संवैधानिक संशोधनों के कारण नागरिकों के अधिकारों में कटौती होने से न्यायिक स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा। मतलब 42वां संविधान संशोधन को तो मजाक बना दिया गया। फिर चुनाव का निलंबन भी किया गया, चुनाव स्थगित कर दिए गए, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई। जिन जगहों पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट था वहाँ पे सरकार गिरा दी गई, सेंसरशिप लागू की गई। ठीक है। मीडिया को सख्त नियंत्रण का सामना करना पड़ा, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता और असहमति क्या हो गई, सीमित हो गई। विपक्ष का दमन, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, ठीक है, लालू यादव, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, नीतीश कुमार, जितने नेता हैं आज जो मतलब जितने मजा लूट रहे हैं, ये सब उसी समय के आंदोलन में बड़े हुए हैं। ठीक है। मुलायम यादव, ठीक है, ये तमाम नेता जितने हैं सब उसी समय के। फिर उसके बाद देखिए नागरिक स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा भाई। मौलिक अधिकार का निलंबन हुआ, बोलने, एकत्र होने, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अधिकारों पर बैन लगा दिया, मनमाने ढंग से गिरफ्तारियां करी। ठीक है, हजारों कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, छात्रों को बिना किसी मुकदमे की हिरासत में लिया गया। फिर जबरन नसबंदी अभियान भी चला। ठीक है, राजीव ये संजय गांधी भाई चाइना से घूम के आए थे, चाइना से घूम के आए और देखिए कि भाई यहाँ वहाँ पे वन चाइल्ड पॉलिसी चल रही है और ये चलता रहा तो इंडिया पॉपुलेशन बहुत हो जाएगी। तो संजय गांधी भाई चाइना से पॉपुलेशन देख के बचाया, चाइना से ये देख के नहीं आया कि वहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितना है तो यहाँ किया जाए, है ना। जबरन नसबंदी अभियान चलाया गया, विवादास्पद जनसंख्या नियंत्रण अभियानों के कारण लोगों में आक्रोश फैल गया क्या होता है ना। फिर डर और धमकी, नागरिकों को सरकारी नीतियों का विरोध करने के कारण उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। ठीक। सार्वजनिक प्रतिक्रिया, अधिकारों के हनन ने व्यापक विरोध को बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 77 में जनता पार्टी की जीत हुई। ठीक है भाई, अब ऐसे मनमाना रवैया दिखाओगे तो जनता तो गिरा ही देगी ना सीट से। फिर इसके बाद क्या बचता है? आर्थिक उदारीकरण। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म आया। ठीक है, देखिए मंडल कमीशन एक बार देख लेते हैं। मंडल कमीशन, ठीक है, मंडल कमीशन आगे देख लेंगे। ये क्या बोल रहा है? आर्थिक उदारीकरण क्या हुआ कि 1991 के पूर्व ऐसा हो गया भारत के साथ कि आर्थिक संकट आ गया। अब आर्थिक संकट कैसे आया कि जो मतलब हम जो व्यापार कर रहे हैं, एक तो हम कुछ एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हैं और हम सब इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट करने के लिए चाहिए विदेशी मुद्रा। ठीक है, और विदेशी मुद्रा तब आएगी जब हम कुछ एक्सपोर्ट भी करेंगे तब भी आएगी, या हमारे यहाँ कोई एफडी आ रही तब भी आएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं कि हमारे पास विदेशी मुद्रा है। तो हुआ क्या कि भारत की क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मतलब हम ऐसा कुछ बना भी नहीं रहे कि हम एक्सपोर्ट करें, और हमारे यहाँ कोई दूसरे देश की जो वो है कंपनी है वो भी आकर के यहाँ काम नहीं कर रही है। मतलब आप देखेंगे 1991 के बाद से फिर जो नाइकी, रिबॉक, ये फलाना ठिकाना जो भी ब्रांडेड चीज आपके चारों जो भी दिख रही होगी, है ना, ऐसे पहले नहीं होता था। तो जैसे आप अगर वो देखेंगे 1992 स्कैम देखेंगे तो वो 1989 के आसपास वो लेक्सस कार मंगाता है। ठीक है,
तो लेक्सस कार तो आज भी चलो इंडिया में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कारें, ठीक है, जो इंडिया में आज मिलती हैं तब नहीं मिलती थी। तो वो सब इसलिए होता है कि क्लोज इकोनॉमी थी इंडिया की, ऐसे कुछ ब्रांड थे ही नहीं जो इधर इंडिया में चले, क्योंकि इंडिया की क्लोज इकोनॉमी थी। तो भुगतान संतुलन की स्थिति आ गई थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की, ठीक है। तो भुगतान संतुलन का संकट आ गया, गंभीर विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा, जिससे भंडार मुश्किल से 2 सप्ताह के लिए बचा। अब आपके पास, आपको कच्चा तेल खरीदना है तो उसके लिए आपको कैसा देना पड़ेगा, पैसा विदेशी मुद्रा में, डॉलर में देना पड़ेगा, वो आपके पास है नहीं, तो आपकी इकोनॉमी तो ठप हो जाएगी। फिर उच्च राजकोषीय घाटा, जो राजकोषीय घाटा है वो सकल घरेलू उत्पाद के 8.4% तक पहुंच गया था, जिससे अर्थव्यवस्था पर बहुत दबाव पड़ा। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, 17% के आसपास। आज देखिए आप, 2 से 6% के आसपास रखने को बोलता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। क्रय शक्ति कम हो गई, आर्थिक कुप्रबंधन, अक्षम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और अत्यधिक सरकारी नियंत्रण ने विकास में बाधा डाली। फिर आईएमएफ बेल आउट, आईएमएफ ने बोला ठीक है हम आपको ऋण दे देंगे, पर हमारे समझौते हैं कुछ, फिर समझौते हैं कि अपना मार्केट खोलो। अब जो मार्केट खुला इंडिया का, तब तो आईसीआईसीआई बैंक से लेकर के पता नहीं क्या क्या इंडिया में आ गया। तो आज जो अभी देखते हैं मॉल में ब्रांड ब्रांड है, रिबॉक, नाइकी, ठीक है। उसके अलावा जो आप लुई विटॉन और किसके किसके ब्रांड देखते हैं मॉल में जाने के बाद, ठीक है। ली कूपर वगैरह हो गया, और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड देखते हैं आप, टिसॉट की घड़ी के ब्रांड देख रहे हैं आप, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें इसीलिए कि आर्थिक उदारीकरण आ गया। अब आर्थिक उदारीकरण के परिणाम तो निजीकरण हुआ, निजी निवेश के विस्तार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व कम हुआ। तो इससे इससे क्या हुआ, थोड़ा करप्शन भी कम हुआ, इनका भाव बहुत बढ़ गया था, लाइसेंसी सिस्टम था ना। वैश्वीकरण, भारतीय बाजार विदेशी निवेश के लिए खुल गए, जिससे व्यापार और प्रौद्योगिकी ट्रांसफर को बढ़ावा मिला। औद्योगिक विकास, विनियमन ने उद्यमशीलता और औद्योगिक विस्तार को प्रोत्साहित किया। बढ़ी प्रतिस्पर्धा, भारतीय फर्मों ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मॉडर्नाइजेशन किया, जिससे उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ। पहले तो कंपटीशन मोहल्ले के राजू से है, अब कंपटीशन सीधे माइकल जॉन से हो रहा है, तो पढ़ना पड़ेगा ना। आर्थिक विकास, जीडीपी की वृद्धि में तेजी हुई, आईटी, दूरसंचार, बैंकिंग जैसे क्षेत्र में तेजी आई, ठीक है। तो फिर बीएसएनएल भी आ गया, एमटीएनएल भी आ गया, आईसीआईसीआई भी आ गया, सब आ गए। आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ा, रोजगार सृजन मिला, ठीक है। विस्तारित उद्योगों, सेवा क्षेत्रों ने रोजगार के अवसर पैदा किए, पर बहुत बड़े मात्रा में नहीं हुए, ठीक है ना। क्यों नहीं हुए, क्योंकि भारत में तो लिटरेट ही नहीं है ना लोग, और लिटरेट, ये तो आईटी के क्षेत्र में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो इनको यहाँ कहाँ से मिल जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी कुछ नहीं कर रहे थे विदेशी वाले, ठीक है। कम से कम इसमें करते तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जॉब तो मिलती, पर आईटी के लिए तो स्किल चाहिए, और जितने आज के लोग आईटी में स्किल हैं उसके कुछ परसेंट पहले ही थे। फिर शहरीकरण, आर्थिक विकास ने प्रमुख शहरों बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा दिया, गरीबी में कमी आई, बढ़ती आय ने लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया। आय असमानता भी हुई, धन वितरण असमान रहा, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। फिर आर्थिक लचीलापन, उदारीकरण ने वैश्विक आर्थिक झटकों का सामना करने की भारत की क्षमता को मजबूत किया। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आप देखिए मंडल कमीशन आएगा, तो बीपी मंडल थे जो सीएम थे, कहाँ के, बिहार के। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग 79 में बना, ओबीसी की पहचान करने को बोला, नौकरी और शिक्षा में 27% आरक्षण की सिफारिश की, जिससे भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिला, हाशिए पर पड़े समुदाय को सशक्त बनाया गया। मध्य प्रदेश का जो मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग, उसने कहा है कि मध्य प्रदेश में लगभग कितने परसेंट, 48% के आसपास जो लोग हैं ना, वो क्या हैं, ओबीसी में आते हैं, जिसमें 93 और 35, ये दोनों मिला करके 93 कास्ट मतलब हिंदुओं की, और 35 कास्ट मुसलमानों की ओबीसी में आती है, ठीक है। और साथ ही ये भी बोला कि 35% आरक्षण मिलना चाहिए, और मात्र 16.8% लोग हैं एमपी में जो ओबीसी हैं और नौकरी कर रहे हैं सरकारी, समझिए। ये अभी का डेटा आज दैनिक भास्कर में आया था। आज कितनी तारीख है, आज आपकी है 4 अप्रैल, ठीक है। ये मैं पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मंडल आयोग का क्या महत्व था, ऐतिहासिक अन्याय को संबोधित करना, ठीक है। जो ओबीसी, जो मतलब सामाजिक और शैक्षिक रूप से वंचित रह गए हैं, उनको न्याय दिलाना। डेटा संचालित पहचान, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक मानदंडों के आधार पर 3743 जातियों को ओबीसी के रूप में पहचाना गया, लगभग 52% के आसपास।
आरक्षण की नीति, सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27%, मतलब जितनी परसेंट जनता है उसका आधा। मतलब इनका ये कम से कम आधी जनता तो पहुंचे नौकरी में। फिर हाशिए पर पड़े समूहों का सशक्तिकरण, सिफारिशों के कार्यान्वयन से वंचित समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व बढ़ा। फिर राजनीतिक लामबंदी, मंडल आयोग की रिपोर्ट ने बाद में जाति आधारित राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। तो वहीं जो अपने वीपी सिंह थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इन्होंने मंडल पॉलिटिक्स खेली। तो वहीं बीजेपी आ गई, जनसंघ जो आ गई, उसने कमंडल पॉलिटिक्स खेली, रथ यात्रा ही निकाल दी सीधे। अब लोग कमंडल के आगे मंडल क्या ही बोलेगा। ठीक है भाई साहब। अब देखिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में क्या भूमिका रही इस मोंडल कमीशन की। तो ये भूमिका थी कि समान अवसर मिला। आरक्षण नीति ने ओबीसी के लिए शिक्षा और रोजगार तक बेहतर पहुंच को सक्षम बनाया, असमानताओं में कमी करी, पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाकर सामाजिक आर्थिक अंतर को पाटने में मदद करी, कानूनी सुरक्षा दी। इंदिरा साहनी मामले 1992 में ओबीसी के लिए आरक्षण को बरकरार रखा, जिससे संवैधानिक समर्थन सुनिश्चित हुआ, सामाजिक समावेशन को मजबूती मिली। ठीक है, आयोग की सिफारिशें बाद में सामाजिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियों को आकार देती रहती है। तो ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं, विवाद ही बहुत हुआ। ठीक है, तो ये जो हमने आज देखा, ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला वीडियो, इसमें आपने जो जो आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ वो सब समझा जाना। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।